A very good morning to all my dear students. I hope आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे. ओके, सो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक से ही दिए हुए थे. ओके, वो इसलिए दिए हुए थे बेसिकली कि आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें. ओके, और अब जो पेपर हो चुका है तो आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करें. ओके, और उन क्वेश्चंस को एकदम बाय हार्ट कर लें क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड या वही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिल सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए आज के लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमने पहले पढ़ा है. ओके, इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन से. तो चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने एनर्जी के सोर्सेज में से बहुत सारे सोर्सेज अपने आसपास देखे होंगे. ओके, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, ओके, वुड. ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के सोर्सेज आपने देखा होगा. ओके, बट ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये इनको बचा कर रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले 30-35 सालों में ये अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे. ओके, तो इनको कैसे बचा कर रखना है, ये कौन कौन से सोर्सेज हैं. सनलाइट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारा जो सूरज है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि उससे हमको सनलाइट मिलती है. ठीक है, वाटर भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 9th वी लर्नड दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड. हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, जैसे आपने कोई सामान उठाकर कहीं रखा. ठीक है, आपने क्रिकेट खेला, ये सारी फिजिकल प्रोसेस हैं. ठीक है, केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं, आपने पानी को उबाला और पानी भाप बन के उड़ गया, तो जो पानी का भाप बन के उड़ना है वो केमिकल प्रोसेस हो गया. ठीक है, तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती हैं अलग अलग तरह की, इनमें जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है. कंजर्व्ड मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है. ठीक है, जैसे पानी है तो पानी में जो एनर्जी थी वो वाटर वेपर में चली गई, जब पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ वो उस पर चली गई. आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बैट पकड़ा हुआ है, तो आपने अपने शरीर से जो एनर्जी लगाई वो एनर्जी चली गई बॉल पे. जब आपने बॉल को मारा तो वो एनर्जी किस पे चली गई, बॉल पे, और बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर चली गई. तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड रहती. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, लेकिन एनर्जी तो वही रहती है ना. ओके, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. आप घर पर बोन चाइना की प्लेट आप लेकर रखो. ओके, या कप आपने तोड़े होंगे घर पे कई, तो जो कप होते हैं या प्लेट हो गई, तो प्लेट्स वगैरह को जब आप कुछ हाइट से नीचे फेंकोगे, वैसे फेंकना मत क्योंकि ऑब्वियस रीज़न से आप घर पे डांट खा जाओगे. ओके, तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप जब प्लेट्स को कुछ हाइट से छोड़ोगे, तो जब हाइट पर आपने पकड़ा हुआ है प्लेट को, तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. जहाँ पर हाइट की बात आएगी, कोई भी चीज़ जब हाइट में रखी होती है तो वो उस चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में. तो जैसे जैसे प्लेट नीचे ज़मीन के पास जाती जाएगी वैसे वैसे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी. और जैसे ही प्लेट ग्राउंड को टच करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी. तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में. और ये काइनेटिक एनर्जी प्लेट को तोड़ देती है. ठीक है, जब वो प्लेट टूट गई तो आपको आवाज़ भी सुनाई दी. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो दो एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती. इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है,
वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस? अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती, कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम इतना ज़्यादा क्यों सुनते हैं कि पेट्रोल से मिलने वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, कोल से मिलने वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की कमी है? देखिए, ये बात तो आपने सही बोली कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन क्या वो कन्वर्टेड एनर्जी हमारे काम की होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक पेपर दे दूं मैं, उस पेपर में आप लिख सकते हैं। अगर आप उस पेपर को जला देंगे, आप उस पेपर को जला देंगे तो जलाने से हीट और लाइट एनर्जी मिली और एक कुछ कार्बन के टुकड़े मिल गए, ठीक है? तो क्या वो जो कार्बन के टुकड़े मिले, क्या आप उस पर लिख सकते हैं जैसे आप पेपर पर लिख सकते थे? तो एनर्जी तो उतनी ही है, वो कन्वर्ट हो गई हीट और लाइट एनर्जी में। पेपर की एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट क्या आप उस हीट और लाइट एनर्जी का यूज़ लिखने में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा समझाने का मतलब ये है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे पेपर ज़रूरी था तो पेपर ही काम का है लिखने के लिए, ना हीट काम की है ना लाइट काम की है, ठीक है? हीट और लाइट, पेपर को जलाने पर हीट और लाइट बन जाती है, तो हीट और लाइट हमारे काम की नहीं है, ठीक है? हमारे काम का पेपर है। तो भले ही जितनी एनर्जी पेपर पे थी उतनी ही एनर्जी हमको मिल गई, लेकिन वो एनर्जी हमारे काम की नहीं है, ठीक है? इसीलिए हर जगह एनर्जी क्राइसिस होती है, क्योंकि जो एनर्जी काम की होती है वो एनर्जी कम है, ठीक है? सॉरी। We should be able to perform endless activity without thinking about energy resources. हम एनर्जी रिसोर्सेज को सोचे बिना हजारों एक्टिविटीज को कर सकते हैं, ठीक है? दिस रिडल कैन बी सॉल्व्ड इफ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी। ये पहेली सुलझा दी जाएगी जब हम ये याद कर लेंगे कि और क्या किया जा सकता है और क्या पढ़ा जा सकता है एनर्जी के बारे में। एक बार हम एनर्जी के बारे में पूरी अच्छी से स्टडी कर लें, उसके बाद हमें ये पहेली सुलझाने मिल जाएगी कि एनर्जी को कैसे बचाया जा सके, ठीक है? एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में आती है और एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेट को हाइट से ड्रॉप करें, ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है? If we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy. पोटेंशियल एनर्जी जो प्लेट की है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है when it hits the ground. If we light a candle, अगर हम किसी कैंडल को जला देते हैं, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? वैक्स में जो केमिकल एनर्जी है, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो मोम में केमिकल एनर्जी है, मोम एक केमिकल है, तो उससे मिलने वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि वैक्स जल जाता है, ठीक है? और लाइट एनर्जी में, क्योंकि कैंडल हमको रोशनी देती है। तो वैक्स की जो एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, ठीक है? वॉट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग अ कैंडल? कुछ कार्बन वगैरह भी निकलता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम। जो टोटल एनर्जी है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान, वो सेम रहती है। बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग ऑफ कैंडल अगेन। पर अगर हम किसी कैंडल को जलते हुए फिर से देखें, तो कैन वी somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax? तो क्या हम हीट और लाइट को, जो हमको कैंडल जलाने से मिली है, जब कैंडल नहीं जल रही थी, जब कैंडल को हमने माचिस से नहीं जलाया था, तो क्या उस पर हीट और लाइट निकल रही थी? नहीं निकल रही थी। क्या वो कैंडल का साइज कम हो रहा था? नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमने उसको जलाया तो उससे हीट और लाइट हमें मिलने लगी और उस पर जो कंटेंट था, जो उसका कंपोनेंट था वैक्स, वो कम होने लगा धीरे धीरे, ठीक है? तो क्या जो हीट और लाइट हमें मिल रही है, क्या हम उस हीट और लाइट को इकट्ठा करके वापस कैंडल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो देखिए, यही पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। जैसे हमें हीट और लाइट ज़रूरी है,
तो जब तक कैंडल रहेगी तब तक हीट और लाइट रहेगी। उसके बाद हम हीट और लाइट को स्टोर करके कैंडल वापस नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरी था, हमें हीट और लाइट ज़रूरी थी। तो हीट और लाइट कब मिलेगी, जब कैंडल बचेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की हमको ज़रूरत है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको नहीं मिलता है एक बार अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जल करके हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। ठीक है, पेट्रोल जल गया, पेट्रोल गाड़ी के अंदर जा करके जल करके हीट और लाइट में इंजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वापस से उस धुएं को इकट्ठा करके पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जबकि एनर्जी दोनों में सेम है। ठीक है, एनर्जी सेम होती है बट इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, पर जो फॉर्म हमको ज़रूरी है एनर्जी का, जिस तरह की एनर्जी चाहिए उस तरह की एनर्जी हमको नहीं मिलती। ठीक है, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर। हम 100 ml पानी ले लें जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस हो लगभग। हमारे रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर उस पानी का टेम्परेचर कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने उसको गर्म किया, ये गर्म पानी है। ठीक है, तो इसको हम अपने कमरे में रख दें और कमरे का टेम्परेचर हो लगभग 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट इन द एनवायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज़ कूल डाउन। एक बार अगर पानी ठंडा हो जाए तो क्या हम उस हीट को इकट्ठा करके वापस पानी को गर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, वी विल सी दैट एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स। जो यूजेबल फॉर्म की एनर्जी है वो सराउंडिंग में निकल जाती है। इन लेस यूजेबल फॉर्म, कम यूजेबल फॉर्म्स में। ठीक है, जितने भी एग्जांपल हमने कंसिडर किए हैं उसमें जो एनर्जी है वो यूजेबल फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में, लेस यूजेबल फॉर्म में। हेंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें हम तो वो कंज्यूम हो जाएगा और यूज़ नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको बोलेंगे जो हमको आसानी से अवेलेबल हो, जो हमें मिल सके, या वो सस्ता हो, उसको हम आसानी से खरीद सकें, या फिर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, मतलब जितना वो लगे उससे हमको अच्छी खासी एनर्जी मिलनी चाहिए। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। वॉट देन बी कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वॉट कैन देन बी कंसिडर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोलेंगे, वी इन अवर डेली लाइफ यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। हम अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना काम करने में। जैसे अगर कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, अगर दौड़ना है तो हम अपनी बॉडी की एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके, अगर खाना बनाना है तो हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर का। ओके, तो हम अलग अलग तरह की एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ डीजल टू रन आवर ट्रेन्स, हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन्स को चलाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं लैंप्स को जलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए। और वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल, और हम साइकिल चलाने के लिए या खेलने कूदने के लिए हमारे मसल्स में जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स एनर्जी के होते हैं जिनका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, chemical energy for cooking food or running a vehicle all come from some source। तो मस्कुलर एनर्जी जो हमको हमारे फिजिकल वर्क के लिए ज़रूरी होती है, मस्कुलर एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमारे शरीर के मसल्स में है। और हमारा फिजिकल वर्क क्या होता है,
दौड़ना, भागना, खेलना कूदना, पढ़ना, तो ये सारे हमारे फिजिकल वर्क होते हैं। तो हमारे मसल्स में जो एनर्जी है, देखिए दौड़ने के लिए आपको आपकी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, पैर के मसल्स स्ट्रांग होने चाहिए, तो मसल्स में जो एनर्जी है उसका यूज़ होता है दौड़ने के लिए। ठीक है। अलग अलग अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है, जैसे टीवी चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है। खाने को पकाने के लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक केमिकल एनर्जी है जो आपके घर पे सिलेंडर होता है। व्हीकल को चलाने के लिए भी केमिकल एनर्जी का यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। ओके, तो ये सारे केमिकल एनर्जी के सोर्स हैं। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम किस तरह के सोर्स का यूज़ करें। ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज़ अबव, ऊपर की दो एक्टिविटीज़ को जानकर हमें ये पता चल गया है, वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अलग अलग काम के लिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। जो भी आपने सोर्स ऑफ एनर्जी लिया है, जैसे आपने पेट्रोल लिया है तो उसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है। आपने एलपीजी लिया है तो उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूल, एक फ्यूल को सेलेक्ट करने पर वी वुड आस्क अवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, वो कितनी हीट रिलीज करता है फ्यूल जलने पर। ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करता है, डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्या वो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करता है। इज़ इट ईजिली अवेलेबल, क्या ये ईजिली अवेलेबल होता है। कैन यू थिंक ऑफ 3 और मोर रेलिवेंट क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ फ्यूल, क्या आप 3 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्यूल से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस किए गए हैं कि कितनी एनर्जी हमको मिलती है फ्यूल जलाने से, दूसरा क्या वो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करता है, तीसरा क्वेश्चन क्या वो आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सवाल उठाते हैं कि क्या कोई फ्यूल अच्छा फ्यूल है या नहीं है। ओके, गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, आज की डेट में हमारे पास जो फ्यूल्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वुड लिमिट आवर चॉइसेस, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं, मतलब हमारी चॉइसेस को रोक देते हैं। व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर टास्क, जब एक पर्टिकुलर टास्क की बात करें हम, जैसे कुकिंग आवर फूड, वुड द फ्यूल सेलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्क टू बी डन, क्या जो फ्यूल हम सेलेक्ट करने वाले हैं तो वो डिपेंड करेगा वर्क पर, काम पर जो करना है। फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर, क्या हम एक फ्यूल को चूज करें कुकिंग के लिए और दूसरे को चूज करें विंटर में अपने कमरे को गर्म करने के लिए। ठीक है। तो हम अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग चॉइसेस और अलग अलग पैरामीटर्स हम अडेप्ट करते हैं या अपनाते हैं। ठीक है। अब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमें ये जानना है कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है, या एक गुड फ्यूल वो कहलाएगा विच डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, मतलब आप अगर 1 लीटर पेट्रोल लेकर आए हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा फ्यूल, मतलब पेट्रोल ऐसा फ्यूल है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है, इसलिए वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ठीक है। दूसरा, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम लें वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम लें वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारी पहुंच पर होना चाहिए। तीसरा, उसको हम आसानी से स्टोर कर सकें, ऐसा फ्यूल होना चाहिए, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए कि उसको हम आसानी से स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, हम उसको खरीद सकें। ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप लिखेंगे, पहला, वो बहुत ज़्यादा
एनर्जी देना चाहिए उसको अपने मास या वॉल्यूम के हिसाब से। दूसरा, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा, उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसको आसानी से स्टोर किया जाना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, वो इतना महंगा ना हो कि उसको खरीदा ही ना जा सके, हर इंसान उसको खरीद पाए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करते हैं। कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब पूरी दुनिया जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रही है एनर्जी के लिए, ठीक है, वो होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फिर आते हैं थर्मल पावर प्लांट, फिर आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये तीन जो है ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। तो पहले हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे धरती के नीचे से मिलते हैं, हमारे लैंड के नीचे से हमें मिलते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं। ठीक है, तो जो अरब कंट्रीज होते हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, तो इन अरब कंट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, और हमारा इंडिया मोस्टली इनको इंपोर्ट करता है, ठीक है, उनको खरीदता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जंगल हुआ करता था, बहुत भयंकर जंगल हुआ करता था, हर जगह जंगल होता था। तो जब उस जंगल में जंगली जानवर, पेड़ पौधे बहुत सारे होते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर वोल्केनो आया, वहाँ पर अर्थक्वेक आया, तो पूरे के पूरे पेड़ जो है वो गिर गए। पूरे के पूरे पेड़ जो है वो तबाह हो गए, गिर गए। तो देखिए, कोई भी लिविंग चीज़ होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन, हमारे अंदर भी कार्बन पाया जाता है, तो पेड़ों में भी कार्बन पाया जाता है। तो जब वो पेड़ गिर करके दफन हो गए ज़मीन के नीचे, धीरे धीरे गिरते गए, सड़ते गए, तो उनके अंदर का जो कार्बन था, वो लाखों पेड़ों का कार्बन जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया। ज़मीन के नीचे वो कार्बन स्टोर हो करके धीरे 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 कन्वर्ट होने लगा फॉसिल फ्यूल्स में। लाखों साल का प्रोसेस है ये, पेड़ों को लाखों साल लग गए फॉसिल फ्यूल में बदलने में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो टेम्परेचर, अर्थ के, ज़मीन के नीचे की और अ, गर्मी और प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, वो कार्बन जो है वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होता गया। तो अलग अलग डेप्थ पे, अलग अलग गहराई पे अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ गहराई में आपको कोयला मिलेगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पेट्रोल के कुएं मिलेंगे, डीजल के कुएं मिलेंगे, या पेट्रोलियम के कुएं मिलेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक ऐसा केमिकल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिटुमेन, ये सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल वगैरह मिलता है, पेट्रोलियम के अंदर से सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस प्रोसेस से पेट्रोलियम से सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। ठीक है, तो इन एंशियंट टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। पुराने ज़माने में जो लकड़ी थी वो सबसे कॉमन सोर्स था हीट एनर्जी का। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। पानी और हवा की जो एनर्जी है वो भी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? क्या आप कुछ इस्तेमाल जो है इनका आप बता सकते हैं? जैसे वाटर का इस्तेमाल तो हमें पता ही है, कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है, नहाने धोने के लिए। ठीक है, फिर पानी का इस्तेमाल, सबसे बड़ी बात, पानी का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी यूजेस हैं वाटर के। ठीक है, विंड का भी इसी तरह यूज़ है, विंड मिल वगैरह बना दी जाती है जिससे विंड मिल से क्या एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दे रहा हूँ। ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? क्या आप इनमें से कुछ यूजेस का
के बारे में सोच सकते हैं। आप खुद सोचिएगा कि हवा, पानी और लकड़ी वगैरह से किस तरह की एनर्जी हमको मिल सकती है, हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। ठीक है, ठंडियों के टाइम पे पानी गर्म करना है तो वो हम हीट से कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े सुखाना है वो हम विंड के द्वारा सुखा सकते हैं। ठीक है, नाव वगैरह जो हैं पानी में, जो कश्तियाँ चलती हैं वो विंड की वजह से चलती हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल का जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, कोल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोल का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मतलब मैक्सिमम जो एनर्जीज थी स्टार्टिंग में, जो इंडस्ट्रीज थी उनको एनर्जी कोल से ही मिलती थी। कोयले को जला करके वो एनर्जी पैदा करते थे। क्या किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जला करके जो गर्मी पैदा होती है उससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करने से स्टीम बनती है या भाप बनती है। उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घुमा करके जनरेटर के थ्रू, डायनमो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये इससे इंडस्ट्रीज चलती थी पहले। ठीक है, आज की डेट में तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाती है। कोयला वगैरह सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स और मतलब ऐसे पावर प्लांट्स में जलाया जाता है जहाँ ज़रूरत रहती। ओके, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज़ का आना। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका आगमन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जगह जगह इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का आना, तो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे जीवन की जो क्वालिटी है वो सुधर गई, क्योंकि हर एक इंसान के पास इंडस्ट्री से बने प्रोडक्ट आने लग गए। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रीज़ में होती है मशीन, मशीन कभी थकती नहीं है। पहले जब इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स नहीं थी या इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो इंसान कपड़े बनाता था, दूसरी चीज़ें बनाता था, जूते वगैरह बनाता था। तो आप खुद सोचिए इंसान कितने आर्टिकल बना लेगा। एक आदमी एक दिन में हो सकता है 5 कपड़े बना ले, 10 कपड़े बना ले, उससे ज़्यादा नहीं बना पाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन मशीन तो 24 घंटे काम करती रह सकती है, एक दिन में पूरा दिन काम करती रह सकती है, वो थकेगी नहीं। ओके, तो इसीलिए जब से इंडस्ट्रीज आई तो कई चीज़ें बहुत इजी हो गई। ओके, बट इंडस्ट्रीज के आने से पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ा है। ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती। खैर उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी तो इंडस्ट्रीज के आने का फ़ायदा ही देखते हैं अपन। इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से एनर्जी की पूरी दुनिया में जो डिमांड है वो बढ़ गई। सबको लगने लगा कि हम भी अपनी जगह, अपने अपने एरिया में इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं। ठीक है, और हम भी जो है वो एनर्जी पैदा करें। ठीक है, द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाई फॉसिल फ्यूल्स। जो एनर्जी की बढ़ती डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल्स ने पूरा किया। कोयले से पूरी हुई, पेट्रोलियम से पूरी हुई। ठीक है, आवर टेक्नोलॉजीज वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई इन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करने के लिए। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पर ये जो फ्यूल्स हैं ये लाखों करोड़ों साल लग गए इनको होने में। ठीक है, एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स, और इनके सिर्फ लिमिटेड रिजर्व्स ही रह गए। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो रिन्यू नहीं किए जाते। ठीक है, मतलब एक बार ख़त्म हो गए। पेट्रोल को एक बार आपने जला लिया तो उससे निकलने वाले धुएं से आप वापस पेट्रोल नहीं बना सकते। उसके बारे में हमने बात की है। सो वी नीड टू कंजर्व देम। तो हमको इसको बचा बचा कर इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर गाड़ी को ले जाएं, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर गाड़ियाँ ना ले जाएं। ठीक है, इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट्स, अगर हम इसी तरह से इनको कंज्यूम करते रहें अलार्मिंग रेट्स में, वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। हम बहुत जल्दी ही एनर्जी को खो देंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज होने चाहिए, खोजे गए। ठीक है, बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। पर हम फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंड कर रहे थे अभी तक अपनी ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। बट अब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह चलेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आएंगी।
ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो बचने नहीं वाले, उनका इतना तेज़ी से कंजम्पशन किया जा रहा है कि वो बचेंगे नहीं। ठीक है, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से और भी कई डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एयर पोल्यूशन होता है कोयले को जलाने से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाने से। एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग, ओके, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको खतरा हो जाता है। ओके, द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज हो जाती हैं हवा में। इन तीनों ऑक्साइड्स का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के एयर में इकट्ठा होने से इनके बादल बन जाते हैं, और ऊपर जाकर जब ये कंडेंस होते हैं, ये बादल जब ये ठंडे होते हैं तो ये एसिड रेन बरसाते हैं। एसिड रेन से जो फसल है वो तबाह हो जाती है, इंसानों की स्किन जो है उस पर कैंसर होने का चांस रहता है। ओके, तो बहुत सारे पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दिस लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट्स अवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। ये एसिड रेन से हमारे वाटर और सॉइल के रिसोर्सेज खराब होते हैं, मिट्टी खराब होती है, खेत वगैरह खराब होते हैं। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एयर पोल्यूशन के साथ साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे, सपोज सर्दियों में जो एवरेज टेम्परेचर होता था, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था दिन में, वो अगर 25 डिग्री जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियों में उसी समय एवरेज टेम्परेचर जाने लगता है 27, 28, 30 डिग्री। तो इससे क्या होता है, जो ठंडे इलाके हैं उनकी बर्फ़ पिघलती है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, बर्फ़ पिघल करके पानी बनती है, और ओशियन में जितना भी पानी है, बर्फ़ पिघलने से पानी बनता है, और ओशियन का जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे ओशियन के किनारे किनारे के जो शहर हैं, जो एरिया हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। तो ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो आप लोग यहाँ तक रीड कर लीजिएगा घर पर, जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।